हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका साधना शिक्षा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है पवन कुमार। फ्रेंड्स, 5 मार्च 2022 को एमपी यानी संविदा वर्ग 3 का पेपर है और अभी 23 जनवरी 2022 से यूपी टेट का भी पेपर है। तो इस तरह बहुत सारे 2022 में शिक्षक भर्तियों को देखने को मिलेगी। लेकिन फ़िलहाल मैं ये एमपी टेट को फोकस करके ये मैं सीरीज चला रहा हूँ। इसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें प्रीवियस पेपर ईयर के जितने भी पेपर हुए हैं उनसे जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको मैं यहाँ समावित करूँगा। लगभग इस सीरीज में 5000 क्वेश्चंस को अपन कवर करेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल 30 क्वेश्चन लेंगे। जिस दिन अधिक समय रहेगा उस दिन 100 200 क्वेश्चन भी रहेंगे। तो इस तरह लगभग 5000 क्वेश्चन इस सीरीज में अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये एमसीक्यू टाइप की इसमें स्पेशल सीरीज रहेगी जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन समावित रहेंगे। साथ में इसमें मैं दूसरा सीरीज मेरी ये रहेगी जिसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स वाइज कंप्लीट थ्योरी वाइज डिस्कशन रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आज के सीरीज में ये प्रीवियस पेपर रहेगा 2012 का, जो एमपी टेट का 2012 यानी संविदा वर्ग 3 का जो पेपर हुआ था वो पेपर आज अपन सोल्व करने वाले हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, विदाउट टाइम वेस्ट करिए सोल्व करते हैं। और चैनल पे यदि आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ही बेस्ट वीडियो यहाँ पे उपलब्ध रहेंगे। ठीक है, और फ्री में नोट्स भी मिलेंगे और फ्री में नोट्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपन। आज का पहला प्रश्न, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ये प्राइमरी पेपर वर्ग 3 का 2012 वाला पेपर आज अपन डिस्कस करेंगे। इसी तरह के प्रीवियस पेपर डेली लाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, इनमें से कौन सा कारक शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण नहीं होता है? 4 ऑप्शन दे रखे, इसमें सीधे आप लोग पढ़ लेना, सीधे इसमें आंसर की तरफ पढ़ेंगे। इनमें से कौन सा कारक शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण नहीं होता? तो इसमें कौन सा शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण नहीं होता? वो परिवार का व्यवसाय शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण नहीं होता है। ठीक है, बाकी ये जो 3 ऑप्शन है ये शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण होता है। परिवार की गरीब सामाजिक आर्थिक स्थिति, विद्यालय का खराब शैक्षिक वातावरण, परिवार का खराब भावनात्मक वातावरण, ये सभी कारण शैक्षिक पिछड़ेपन के होते हैं, लेकिन परिवार का व्यवसाय नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वे बालक जो अपनी कालानुक्रमिक आयु के बालकों की तुलना में शैक्षिक कमी को दर्शाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे पिछड़ा बालक कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं नंबर 3 प्रश्न की। किसने कहा कि सृजनात्मक मनुष्य के मस्तिष्क की वह शक्ति जिससे वह संबंधों के रूपांतरण द्वारा नई सामग्री का सृजन करता है, जिससे नए सहसंबंध उत्पन्न होते हैं? तो ये किसने कहा? ये कहा है स्पीरमैन ने। ठीक है, इसका पहला ही ऑप्शन राइट होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, किसने कहा कि सृजनात्मक मनुष्य को के मस्तिष्क की वह शक्ति जिससे वे संबंधों के रूपांतरण द्वारा नई सामग्री का सृजन करता है, जिससे नए से संबंध उत्पन्न करता है। तो ये बात कही है स्पीरमैन ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, आईपीसी का अर्थ है। आपने सुना होगा कि फलाना आईपीसी धारा के तहत ये हो गया, आईपीसी सेक्शन ये। तो इस आईपीसी का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड। ठीक है, ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो आईपीसी का अर्थ होगा इंडियन पेनल कोड। ठीक है, ये भारतीय दंड संहिता का एक कोड होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं 5 नंबर प्रश्न की। वह स्मरण शक्ति जिसके द्वारा याद की गई सामग्री को बिना किसी जोड़ तोड़ के ठीक उसी रूप में पुनः पेश कर सके उसे क्या कहते हैं? सिंपल सा प्रश्न है। रटने की स्मरण शक्ति को कहते हैं। ठीक है, बिना जोड़ तोड़ मोड़ के वापस उसी तरह उसको पेश करना, तो रटने की स्मरण शक्ति कहते हैं। राइट। अब्राहम मास्लो कौन थे? अब्राहम मास्लो एक मानवतावादी थे। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मानवतावादी थे अब्राहम मास्लो। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न पे। इनमें से कौन व्यवहारवादी नहीं है? तो इनमें से कौन व्यवहारवादी नहीं है ये पूछा नहीं है, तो वो लेविन नहीं है। लेविन नहीं है व्यवहारवादी, जबकि वाटसन, स्किनर और
पावलो, या मिस्टेक है ये, पावलो, ये सभी व्यवहारवादी है। और व्यवहारवादी के जनक कौन है? जेबी वॉटसन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जिंदगी की शुरुआत में बच्चा किसके द्वारा निर्देशित होता है? तो जिंदगी की शुरुआत में बच्चा किसके द्वारा निर्देशित होता है? तो जिंदगी की शुरुआत में बच्चा सहज ज्ञान शुरुआत करता है। ठीक है, परिपक्वता, अधिगम ये सब बाद में होता है, लेकिन वो पहले सामान्य जो चीज़ें उसके आती हैं वो सहज ज्ञान से शुरुआत करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निर्देश चिकित्सा, डायरेक्टिव थेरेपी किसने विकसित की है? कार्ल रोजर्स, इलिस, स्किनर, इनमें से कोई नहीं। तो कार्ल रोजर्स ने निर्देश यानी डायरेक्टिव थेरेपी को विकसित किया है। ठीक है, किन्होंने किया है? कार्ल रोजर्स। आगे बढ़ते हैं। मनोविश्लेषणात्मक परामर्श उपागम किसने शुरू किया है? तो मनोविश्लेषणात्मक परामर्श उपागम सिगमंड फ्रायड, ये बहुत ही फेमस है सिगमंड फ्रायड में। ठीक है, इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक परामर्श का शुरुआत की थी। इन्होंने चेतन, अचेतन, अचेतन मन की बात कही थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। मनुष्य की सामान्य चाहतों व इच्छाओं को क्या कहा जाता है? तो मनुष्य की सामान्य चाहतों व इच्छाओं को क्या कहा जाता है? तो आवश्यकता कहा जाता है। मनुष्य की सामान्य चाहतों व इच्छाओं को क्या कहा जाता है? आवश्यकता कहा जाता है। ठीक है, मास्लो के पदानुक्रम में अंतिम चरण को क्या कहा जाता है? यानी मास्लो एक मानवतावादी थे, उनके अंतिम चरण यानी अंतिम जरूरत को क्या कहा जाता है? तो वो आत्मबोध। ठीक है, और सबसे पहले चरण को क्या करता है? शारीरिक जरूरत। ठीक है, आगे बढ़ते 13 नंबर प्रश्न की तरफ। वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति उसके स्वयं के प्रयासों के द्वारा अपनी क्षमताओं को पहचानता व उनको विकसित करता ताकि वे वातावरण में समायोजित हो सके। यानी प्रश्न को फिर से देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति उसके स्वयं के प्रयासों के द्वारा अपनी क्षमताओं को पहचानता है, वह उनको विकसित भी करता ताकि वे वातावरण में समायोजित कर सके, समाजित या हो सके। ठीक है, तो वो चीज़ है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा के द्वारा व्यक्ति वातावरण में समायोजन करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रवृत्त अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? यानी व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अधिगम कहते हैं। व्यवहारिक क्षमताओं यानी व्यवहार में वे क्षमताओं को वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन यानी व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन होता है उसे ही अधिगम कहते हैं। आसान भाषा में अगर कहें तो व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन हो जाए उसी को अधिगम कहते हैं। ये बहुत फेमस बात है। ठीक है, अधिगम कहते हैं। 15 नंबर प्रश्न के देखते हैं। शीफे फेलेकोडल प्रवृत्तियां के अनुसार विकास का आकर्षण कैसे होता है? यानी शिफ्लेडोकोल्टल प्रवृत्तियों के अनुसार विकास का आकर्षण कैसे होता है? ठीक है, या ये कह सकते हैं शेफ्लेडोकोल्टल प्रवृत्ति का विकास कैसे होता है? तो वो होता है सिर से पैर की तरफ होता है। ठीक है, सिर से पैर की ओर होता है। ये विकास कब से होता है? गर्भावस्था से बचपन तक की अवस्था में होता है, जो कि या फिर ये कहें कि सिर से पैर की ओर जो विकास होता है उसको क्या कहा जाता है? तो शिफ्लेडोकोल्टल कहते हैं। ठीक है, गर्भावस्था से बालक के जन्म तक की अवधि को क्या कहा जाता है? गर्भदान से बालक के जन्म की अवधि को क्या कहा जाता है? तो प्रसव पूर्वावस्था कहा जाता है। ये सिंपल ही क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे द्वारा परिभाषित वह अवस्था जहाँ संज्ञानात्मक विकास बालक के अपनी इंद्रियों के प्रयोग तथा बाहरी दुनिया का पता लगाने के प्रयासों से होता है, तो वो कौन सी अवस्था है जीन पियाजे के अनुसार? तो वो है ज्ञानेंद्रिय अवस्था। ठीक है, जीन पियाजे द्वारा परिभाषित वह अवस्था जहाँ संज्ञानात्मक विकास बालक के अपनी इंद्रियों
के प्रयोग तथा बाहरी दुनिया का पता लगाने के प्रयासों से होता है। जो सेंसरी मतलब सेंस करके जो अनुभव होता है या जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो लर्निंग होता है तो ज्ञानेंद्रिय अवस्था कहती है। ये अवस्था 0 से 2 वर्ष तक चलती है। ठीक है, इन्होंने जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी। ठीक है, इसके बाद पूर्व परिचालन अवस्था यानी प्री संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इसके बाद ये 2 से 7 वर्ष तक चलती है। इसके बाद ठोस अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष चलती है। ठीक है, इसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये 11 से 16 वर्ष या 15 वर्ष तक चलती है। ठीक है, रोसो इंकफ्लोट टेस्ट जो कि एक व्यक्तित्व मूल्यांकन की विधि है, किसने निर्मित की थी? यानी रोसो इंकफ्लोट यानी IVT टेस्ट एक व्यक्तित्व मूल्यांकन यानी पर्सनालिटी असेसमेंट का किसने डेवलप किया था? ये एक हरमन रोसो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का C नंबर। राइट, आगे बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न की तरफ। बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक कौन थे? तो ये हावर्ड गार्डनर थे। ठीक है, इन्होंने बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादन किया था। और कब किया था इन्होंने? 1983 में किया था। और इनके अनुसार 8 प्रकार की बुद्धि होती है। ठीक है फ्रेंड्स, वे मनोविज्ञान जिसने कहा कि बुद्धि वह क्षमता है जो हमें अपने वातावरण में समायोजित करना सिखाती है, कौन था वो? वे मनोविज्ञान कौन था जिसने ये बताया कि बुद्धि है ना वो क्षमता जो अपने वातावरण में समायोजित करना सिखाती है? ठीक है, तो वो थे जीन पियाजे। ठीक है, 20 का राइट आंसर आएगा, 20 का राइट आंसर आएगा जीन पियाजे। इसके 21 नंबर प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में कौन सी श्रेणी में आता है? तो व्यवहारात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत आता व्यवहारात्मक सिद्धांत। ठीक है, ये एक व्यवहारात्मक मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, और इन्होंने कौन सा एसआर थ्योरी भी दी थी। ठीक है, भाषा का वह घटक जो ध्वनि का अनुक्रम, संचालन एवं उसकी संरचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्वर विज्ञान कहते हैं। ठीक है, 22 का C आंसर होगा। मनुष्य की वह ग्रंथि जो कि पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करती तथा शरीर के सामान्य व सदृश वृद्धि को भी नियंत्रित करती है। यानी मनुष्य की वह ग्रंथि जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि को भी नियंत्रित करती तथा शरीर के सामान्य व सदृश वृद्धि को भी नियंत्रित करती, तो उस ग्रंथि को क्या कहते हैं? तो यौन ग्रंथि नहीं कहते हैं। ठीक है, थायराइड ग्रंथि नहीं है, मूत्र ग्रंथि भी नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं। यानी 23 का राइट आंसर इनमें से कोई नहीं आएगा। तो लेकिन इन्होंने यहाँ प्रश्न पूछा है कि मनुष्य की वे ग्रंथि जो पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करती तथा शरीर के सामान्य व सदृश वृद्धि को भी नियंत्रित करती, तो ये यौन ग्रंथि नहीं है, थायराइड ग्रंथि नहीं है, मूल ग्रंथि नहीं, तो कौन सी है? तो वो भी जान लेते हैं यहाँ पे अपन। जो पिट्यूटरी ग्रंथि को हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित किया जाता है और इस ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। यानी हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा इस चीज को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, और उसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये ना विभिन्न ग्रंथि को नियंत्रित करता है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि किया जाता है। 24 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी भावनात्मक विकास से जुड़ी हुई नहीं है? इनमें से कौन सी भावनात्मक विकास से जुड़ी हुई नहीं है? तो नहीं है, भावनाओं से कौन नहीं जुड़ी हुई? भावना का तीव्र रूप बचपन में देखा जाता है, ये चीज़ नहीं जुड़ी है भावनात्मक विकास से। ठीक है, बाकी ये तीनों ऑप्शन जुड़े हुए हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं 25 नंबर प्रश्न की तरफ। 25 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शिशु का सामाजिक विकास किसके ऊपर निर्भर करता है? शिशु का सामाजिक विकास किसके ऊपर निर्भर करता है? दूसरों से बातचीत करने के अवसर, बच्चों को दिखा गया प्यार व स्नेह पर, वह सीमा जहाँ तक बालक दूसरों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम हो, या ये सभी? तो ये सभी चीज़ें शिशु के सामाजिक विकास के उसके विकास पर निर्भर करती है। ठीक है, 25 नंबर का 4th आ जाएगा।
ठीक है। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। बुद्धि के एकल कारक का सिद्धांत किसने दिया था? ये अल्फ्रेड बिनर ने दिया था। ठीक है। बहिर्मुखी व्यक्ति वह होते हैं जो सामाजिक व मित्रवत होते हैं, या तनाव रहित होते हैं, या ये दोनों ही होते हैं? तो ये दोनों ही होते हैं। जो बहिर्मुखी के व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति रहते हैं उनका सामाजिक व्यवहार भी अच्छा रहता है और वो उनका मित्रवत व्यवहार रहता है, वो टेंशन फ्री रहते हैं। ठीक है, इसलिए सी ऑप्शन इज राइट आंसर। 28 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते। समाज मितीय विधि के में सुपरस्टार कौन होता है? यानी समाज मिति यानी सामाजिक विधि के सुपरस्टार कौन होता है? ए ऑप्शन है जिसे व्यक्ति को अधिकतम लोग पसंद करें, और बी ऑप्शन है जिसे बहुयुग्म द्वारा चुना जाए। तो इसमें सी ऑप्शन राइट होगा। ये दोनों ही प्रकार के समाज में विधि के सुपरस्टार होते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। यहाँ मिस्टेक हो गया टाइपिंग। जंग द्वारा जंग लिखा हुआ जंग है। जंग द्वारा सर्वप्रथम व्यक्तित्व के आकलन के लिए शब्द संघ परीक्षण कब बनाया गया था जंग के अकॉर्डिंग? तो ये 1912 में बनाया गया था। ठीक है, व्यक्तित्व आकलन का। लास्ट प्रश्न है, व्यक्ति में विभिन्नताएं जिससे वे कद, वजन, त्वचा का रंग, आंखों व बालों का रंग, फिर आदि से दूसरे से अलग होते हैं, तो कौन सा भेद होता है? वो शारीरिक भेद होता है। ठीक है, ये एक सिंपल सही प्रश्न है। व्यक्ति में वो वह विभिन्नता है जिसमें रंग, रूप, कद, वजन, त्वचा का रंग, आंखों का रंग, बालों का रंग आदि एक दूसरे से अलग होते हैं, तो वो शारीरिक भेद होते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, देखिए यहाँ पर आपने 30 क्वेश्चंस को डिस्कशन किया। ठीक है, बीच बीच में इसका एक्सप्लेनेशन भी किया। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस जो हमारे पूर्व पेपरों में आए हुए हैं उनको मैं MCQ के माध्यम से और मैं लाऊंगा, और डेली इनका एनालिसिस किया गया है। इस तरह के लगभग अपन 5000 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये सीरीज आपको पसंद आए तो आप भी देखें और आप भी साधना शिक्षा को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स लोगों को भी शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, धन्यवाद।